हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्कूल में। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए आगे की एक और क्लास लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको सैलरी हेड में परक्यूजिट्स सुविधाएं अनुलाप सिखाऊंगा, जो कि सेक्शन 17(2) में आता है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने टोटल 13 वीडियो बना लिए हैं और सैलरी हेड जो है उसका ये 9th जो आपके पार्ट हम आज शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने अलाउंसेस भी देखे थे। तो आज परक्यूजिट्स बेसिक सीखेंगे और एक सुविधा जो है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें आज की हेडिंग्स में एक बार वापस आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि इनकम टैक्स का मैंने जैसा कि कहा आज 14 नंबर वीडियो हम देखने वाले हैं और सैलरी हेड में ये 9 नंबर वीडियो हम आज देखेंगे। उसके बाद में आपके जो टॉपिक है आज का वो है परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स का मतलब हो जाता है आपके अनुलाभ, और अनुलाभ कौन से सेक्शन में आते हैं? सेक्शन 17(2) में। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से देखते हैं इसमें क्या है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखें डेफिनेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को मैंने कोशिश करी है कि दोनों अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए दोनों लैंग्वेज में लिया है। सबसे पहले आप देखिए, अनुलाभ का मतलब होता है सुविधाएं। आपका एम्प्लॉयर कई बार क्या करता है, आपको पैसे नहीं देने के देकर बल्कि उसकी जगह पे आपको सुविधाएं दे देता है। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सैलरी नहीं देता है, यानी जो बेसिक चीज़ें जो आपको देनी है वो तो देते ही हैं कैश में, जिसको हम बेसिक सैलरी बोलते हैं, अलाउंसेस बोलते हैं, वो देते हैं। लेकिन आपको कुछ सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। तो उन सुविधाओं के बारे में इनकम टैक्स क्या कहता है, किस तरह से वो काम करती हैं, उनको लेते हैं। और सुविधाओं में जैसे मकान हो गया, मकान की सुविधा, रहने की सुविधा है ना, होटल में रहने की सुविधा, तो ये सारी सुविधाएं होती हैं। टेलीफोन की सुविधा हो गई या कार की सुविधा हो गई, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उन फैसिलिटीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप बेसिक बात दिमाग में याद रखें कि इनकम टैक्स के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सुविधाएं हैं वो भी टैक्सेबल होती है, और सुविधाओं को टैक्सेबल करने के लिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उस वैल्यू को उस व्यक्ति की इनकम माना जाता है और उसे सैलरी में जोड़ा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है, अनुलाभ शब्द के अंतर्गत एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं लाभों को शामिल किया जाता है। ये सुविधाएं नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को स्वेच्छा से या किसी अनुबंध के अधीन प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं को मूल्यों को आयकर के अंतर्गत कर योग्य माना जाता है। यानी यहाँ पे बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जो अनुलाभ हैं वो सुविधाएं होती हैं, और सुविधाएं जो है वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से दे सकता है, या एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो जैसे नौकरी लगते समय ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम आपको ये फैसिलिटीज़ दे देंगे, तो वो उसके अंतर्गत वो उसे ले सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट आता है। इसी को वापस आप एक बार वापस देख लें। द टर्म परक्यूजिट्स इंक्लूड्स फैसिलिटीज़, benefits and amenities provided by the employer to the employee voluntarily or under the term of employment. These perquisites are taxable under income tax. बहुत सिंपल वही बात वापस है कि आपकी जितनी भी सुविधाएं हैं, बेनिफिट्स हैं, ये सारे के सारे आपके टैक्सेबल होंगे, और ये आपको अपने एम्प्लॉयर से यदि प्राप्त होते हैं तो ये टैक्सेबल होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुलाभ यानी परक्यूजिट्स को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में। ये 3 भाग उसको टैक्स लगाना है या नहीं लगाना उसके आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, परक्यूजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉय। इसके अंतर्गत वो सारी सुविधाएं आएंगी जो हर कर्मचारी के लिए टैक्सेबल होती हैं। ठीक है। उसके बाद में केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। तो यहाँ पे एक शब्द आया विशिष्ट कर्मचारी, परक्यूजिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होता है ये हम आगे बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। और यानी ये सुविधाएं केवल विशिष्ट कर्मचारियों अगर यह है तो ही टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ, यानी यहाँ पे हम टैक्स फ्री परक्यूजिट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप देखें अनुलाभों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा हुआ?
टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज एंड टैक्स फ्री फॉर ऑल। ये 3 कैटेगरी में आपके परक्विजिट्स को बांटा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुए। तो हमने ये समझा परक्विजिट्स होती क्या है, यानी सुविधाएं होती क्या हैं, और दूसरा वो उनको 3 भागों में हमें बांटना होता है, टैक्सेबल के आधार पर, स्पेसिफाइड को मिलने पर, और आपके टैक्स फ्री। 3 भागों में इसको बांटा जाता है। अब हम इस सेक्शन में इसकी डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। ये रही, एज पर द सेक्शन 17(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट परक्विजिट्स इंक्लूड्स, यानी इस एक्ट के अंतर्गत उसने सुविधाओं को या परक्विजिट्स को कैसे बताया है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री यानी आपको जब नौकरी लगे तो आपको रहने के लिए यदि फ्री सुविधा दी जाती है, जहाँ पे जिस घर में आप रहते हैं अगर वो आपसे कोई चार्ज नहीं करता है तो वो रेंट फ्री एकोमोडेशन कहलाता है, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यदि आपको रहने के लिए देता है। तो ये आपका सबसे पहला पार्ट हो गया कि यदि आप नौकरी करते हैं और आपको वहाँ पर रहने की सुविधा फ्री में दी जाती है तो वो आपके इनकम टैक्स के अंतर्गत परक्विजिट्स मानी जाएगी और उसका जो वैल्यू है वो टैक्सेबल होगा। कैसे होगा ये हम बाद में सीखेंगे। दूसरे नंबर पे वो कहता है वैल्यू ऑफ कंसेशन इन द रेंट, यानी आपको फ्री तो नहीं दिया बल्कि आपसे क्या किया, कुछ रेंट ले लिया। जैसे मान लो होता तो 10,000 था रेंट, ठीक है ना, तो कंसेशनल रेंट जो है वो आपके कितना कर दिया गया है, आपको 8,000 में दे दिया, 6,000 में दे दिया। तो जितना सस्ता दिया वो आपके लिए सुविधा हुई ना। यानी अगर आप 10,000 रुपये खर्च करने वाले थे और आपको उसकी जगह पे 6,000 ही खर्च करना है तो 4,000 की जो आपकी सेविंग है वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे इसमें बताया है कंसेशन रेट पर भी यदि आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाई जाती है तो ये आपके इस सुविधाओं के अंतर्गत आने वाली है। थर्ड है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स, कोई भी सुविधा यदि आपको दी जाती है, एमिनिटीज ग्रांटेड प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चीज़ फ्री में दे दी है तो वो भी इनकम टैक्स के अंतर्गत परक्विजिट्स में आएंगी। और अ कंसेशनल रेट या सस्ती दे दी गई है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी आपको कुछ भी अगर दे, मान लो उसके पास एक बड़ी फर्नीचर था या उसके पास कोई बड़ी टीवी थी या उसके पास कोई कार थी, उसने आपको दे दिया है और बहुत सस्ते में दे दिया है, तो जितनी आपकी बचत हुई इनकम टैक्स उस बचत को, सेविंग को टैक्सेबल मानता है परक्विजिट्स के अंतर्गत और उसका जो वैल्यू है वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच अदरवाइज वुड हैव बीन पेएबल बाय द एम्प्लॉय। आपको कोई खर्चा करना था, आप अपने आप को एक कर्मचारी माने, आपको अपना LIC प्रीमियम भरना था, पर आपका जो एम्प्लॉयर है उसने क्या किया कि वो पैसा उसने खुद ने पेमेंट कर दिया आपके स्थान पर, यानी इसको बोलते हैं एनी ऑब्लिगेशन विच अदरवाइज वुड हैव बीन पेएबल बाय द एम्प्लॉय। यानी अगर वो LIC का प्रीमियम नहीं चुकाता तो ऐसी स्थिति में वो प्रीमियम आपको चुकाना पड़ता, यानी आपके लिए सुविधा हो गई ना, क्योंकि आपको जो पेमेंट करना था वो आपके एम्प्लॉयर ने कर दिया। इसको भी परक्विजिट्स माना जाता है और इनकम टैक्स के अंतर्गत टैक्सेबल किया जाता है। ये आपके 17(2) जो सेक्शन है इनकम टैक्स का परक्विजिट्स के लिए, उसमें ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, जो इन 4 पॉइंट के आधार पर एज ए एग्जाम्पल उसने बताया कि ये सारी की सारी सुविधाएं मानी जाती हैं और ये सुविधाएं टैक्सेबल होती हैं। और टैक्सेबल करने के लिए 3 आधार बताए गए हैं, सभी के लिए टैक्सेबल, स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल और टैक्स फ्री फैसिलिटीज़, यानी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी हैं जिनको टैक्स फ्री किया जाता है। आगे देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक सुविधाओं को लेना। सबसे पहले आप देखें टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय, यानी हमने फर्स्ट हेडिंग जो है 3 भाग थे ना, तो पहला जो पार्ट था वो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं परक्विजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय। तो टैक्सेबल परक्विजिट्स जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसमें भी केवल एक पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसके पॉइंट्स बड़े बड़े हैं, तो इसीलिए हम इसको कुछ सेगमेंट में बांटकर इसको करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं सैलरी हेड में अभी हम 9th नंबर ये वीडियो बना रहे हैं और अभी काफ़ी वीडियो इसमें आएंगे क्योंकि सिर्फ जो सैलरी हेड है, मेरा ये मानना है इनकम टैक्स का एक सबसे बड़ा पार्ट है। यदि ये कंप्लीट कर लेते तो काफ़ी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरज बनाए रखें, धीरे धीरे एक एक वीडियो को आप लगातार देखते रहें, निश्चित रूप से आप जरूर सीखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पहली फैसिलिटी यानी पढ़ने वाले हैं फैसिलिटी 1, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन।
एकोमोडेशन का मतलब हो गया मकान, रहने के लिए फ्लैट देना, कमरा देना, मकान देना, ये एकोमोडेशन में आता है। रेंट फ्री यानी आपसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। तो इसके बारे में सारा रूल हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट केवल सिंगल पॉइंट ये है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यदि मकान दिया जाता है रहने के लिए और फ्री में दिया जाता है तो उसके बारे में रूल क्या है। तो उसमें लिखा है अमाउंट पेएबल एज पर द गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट के नियम के अनुसार उस पर क्या होगा उसी पे तय होगा। तो ये हर गवर्नमेंट का अपने अपने स्टेट में अलग अलग नियम चलते हैं। तो वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन है तो ये जब हम इनकम टैक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें उस क्वेश्चन में ही डिटेल बता रखी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान लो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई मकान दिया गया है। गवर्नमेंट जनरली किसी को मकान देती है तो 10% लेती है, लेकिन उससे 6% लिया गया या 5% लिया गया, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी जो गैप परसेंटेज है वो उसकी फैसिलिटी मानी जाएगी। इस तरह का एक क्वेश्चन भी है सैलरी हेड में, इसलिए मैं आपको उसके आधार पे बता रहा हूँ। तो ये आपके क्या हो गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने पर मकान की सुविधा गवर्नमेंट रूल से ही तय होगी कि क्या होगा, और वो रूल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। आसान है, क्लियर हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अपने को कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उसके बाद में आपके आ जाता है फॉर अदर एम्प्लॉय, यानी प्राइवेट एम्प्लॉय, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन सब के लिए। तो वहाँ पे जो पहली स्थिति है वो क्या है। देखो इसमें दो कंडीशन मुख्य रूप से आती है, वैसे कि इसमें और भी कंडीशन होंगी पर मुख्य कंडीशन दो हैं। मकान जो आपको रहने के लिए दिया जाता है वो किसका है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वो ऑनर का खुद का हो सकता है। जैसे मान लो आप रिलायंस कंपनी में काम करते हैं और रिलायंस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए खुद ने ही फ्लैट बना रखे हैं और वो उसी में उनको रहने की सुविधा देती है। तो यहाँ पे जो रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया उस एकोमोडेशन किसका था, उस कंपनी का खुद का था, यानी ऑनर का खुद का था। सही है। एक होता है कि ऑनर का खुद का नहीं है, वो किराए पर लेकर आपको दे देता है, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। तो हम पहली कंडीशन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, व्हेन ऑनर ऑफ द हाउस इज एम्प्लॉयर। मकान नियोक्ता का खुद का हो, वो खुद उसका मालिक हो, तो ऐसी स्थिति में उसका वैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा ये इसके अंतर्गत अपने को देखना है। तो इसमें ए पॉइंट, इसमें याद रखें जब भी ऑनर जो है वो आपके एम्प्लॉयर खुद हो तो पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। तीनों ही रूल में पॉपुलेशन आएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। क्या चीज़ याद रखनी है कि ऑनर जो है वो एम्प्लॉयर खुद हो, यानी मकान जो है वो एम्प्लॉयर का खुद का हो तो पॉपुलेशन बेस हो जाती है उस समय वैल्यूएशन के लिए। यदि आपके 10 लाख या उससे कम है पॉपुलेशन तो 7.5% ऑफ सैलरी जो है वो टैक्सेबल माना जाएगा। यानी आप सैलरी का 7.5% निकालें, वो वैल्यू ऑफ हाउस मानी जाएगी और वैल्यू ऑफ हाउस जो है वो आपके एकोमोडेशन में टैक्सेबल हो जाएगा। यदि पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल माना जाएगा, और यदि पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल माना जाएगा। यानी 7.5%, 10% और 15%। यदि मकान नियोक्ता का हो तो पॉपुलेशन बेस होता है और पॉपुलेशन के आधार पर उस मकान की वैल्यू निकाली जाती है, और उस मकान की वैल्यू निकालने के लिए सैलरी का 7.5, सैलरी का 10% और सैलरी का 15% लिया जाता है एज पर द पॉपुलेशन। बहुत सिंपल रूल है, आराम से ये याद हो जाएगा, आप लोगों को याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकंड आपके आता है बी पॉइंट, इफ रेंटेड हाउस इज प्रोवाइडेड, यानी सेकंड कंडीशन होगी मकान जो है वो इस बार नियोक्ता का नहीं है, उसने खुद ने किराए पर लिया और फिर वो आपको सुविधा के रूप में दे दिया। तो ऐसी स्थिति में बहुत सिंपल है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, पहला पार्ट रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल। यानी 15% ऑफ सैलरी आप कैलकुलेट करो और रेंट कितना पे किया है उसको कैलकुलेट करो, और दोनों में से जो कम होगा वो टैक्सेबल होगा, विच एवर इज लेस। ये बहुत बेस कंसेप्ट है, यानी यहाँ पे वो कहना चाहता है कि किसी भी कर्मचारी के 15% से ज़्यादा उसके मकान की फैसिलिटी को ना माना जाए। बहुत सिंपल सा है। थर्ड, इन केस ऑफ होटल,
आपको कोई मकान नहीं दिया गया बल्कि होटल में रहने की सुविधा दी गई, तो ऐसी स्थिति में 24% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल और विच एवर इज लोअर, रेंट जो उसने पे किया दोनों में से जो भी कम है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इन केस ऑफ होटल 24% ऑफ सैलरी और रेंट विच एवर इज लोअर, ये दो चीज़ें यहाँ पे आपके आते हैं, रेंट और 24% ऑफ सैलरी दोनों में से जो भी कम है वो टैक्सेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? 3 रूल आए, बहुत सिंपल। यदि मकान नियोक्ता का है तो पॉपुलेशन के बेस पर होगा, यदि रेंट पे लेके दिया है तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट दोनों में से जो भी कम है वो उसकी वैल्यू मानी जाएगी और टैक्सेबल हो जाएगा, और यदि होटल में रहने की फैसिलिटी दी गई है तो 24% ऑफ सैलरी और रेंट पेड, यानी जो उस होटल में किराया चुकाया, दोनों में से जो कम है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आपके 3 केसेस इसमें आए। इसका अब हम आगे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी और देखते हैं। क्या चीज़ है इसमें विशेष पॉइंट? व्हेन हाउस इज़ फर्निश्ड, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझना है। मकान 2 तरह के होते हैं, एक एकदम अच्छा सा तैयार जिसमें सारा वेल फर्निश्ड हो, और एक होता है अनफर्निश्ड जिसमें सिर्फ मकान तो है बाकी फर्नीचर नहीं लगा हुआ। तो ऊपर जो वैल्यूएशन हमने देखे ए, बी और सी पॉइंट के अंतर्गत, उसमें हम अनफर्निश्ड को कैलकुलेट करते हैं। अगर प्रश्न में लिखा है कि फर्निश्ड हाउस है तो इसका मतलब फर्नीचर लगा हुआ है, और फर्नीचर लगा हुआ है तो वो कहता है व्हेन हाउस इज फर्निश्ड देन 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जितने का फर्नीचर उसमें लगा है उसका 10% उसकी वैल्यू मानी जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 साल तक होगा। ये कहने की बात ही नहीं, 10% हर साल आप लेते हो तो 10 साल में वो 100% हो जाएगा, तो 10 ईयर्स तक रहता है। विल बी एडिड इन द अबव, यानी ऊपर जो आपने वैल्यूएशन निकालो, मान लो किसी भी मकान का अनफर्निश्ड हाउस का 25,000 उसकी वैल्यू आती है, तो उसमें आपको 10% ऑफ फर्नीचर जोड़ना है, ये इसका बेस रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पहले जो कैलकुलेट करते हो वो अनफर्निश्ड हाउस है, उसमें 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट जब आप जोड़ देते हैं तो वो फर्निश्ड हाउस बन जाता है। यानी अनफर्निश्ड और फर्निश्ड के बीच में फर्नीचर का ही गैप होता है, और वो फर्नीचर की जो कॉस्ट है उसका 10% अपने को उसमें ऐड कर देते हैं, किसमें, अनफर्निश्ड में, तो वो बन जाता है फर्निश्ड हाउस की वैल्यू। हमें उसी को टैक्सेबल करना होता है। सेकेंड पॉइंट, सैलरी मीन्स, इसमें सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस, डीए अंडर द टर्म ऑफ सर्विसेज जिसको हम डीए स्टार कहते हैं, सेवा शर्तों में होना, सरेंडर लीव और मंथली पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, ये सारे के सारे कैश रिसिप्ट्स हैं, उनको इसके अंतर्गत सैलरी माना गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। थर्ड, ऑन ट्रांसफ़र, यदि किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र होता है तो ऐसी स्थिति में होटल रेजिडेंस एग्जेम्प्टेड अप टू 15 डेज, यानी अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया तो उसे होटल में रहने की सुविधा दी गई है तो 15 दिन तक वो टैक्स फ्री मानी जाएगी, 15 दिन तक कोई उसको टैक्सेबल में नहीं लेना है। ऑन ट्रांसफ़र वापस वही है, इफ़ एम्प्लॉय कीप्स 2 हाउसेज, अब ये 2 हाउसेज कैसे है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो जैसे मान लो बीकानेर से कोलकाता हो जाता है, तो बीकानेर में उसको मकान दिया हुआ था, वहाँ पे वो रहता था। अब उसका ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ पे कलकत्ता में गया, वहाँ पे भी उसको मकान मिल गया। अब उसके पास कितने मकान हो गए, 2। तो ऐसी स्थिति में 2 हाउसेज उसके पास हो जाएंगे। देन ओनली 1 हाउस ऑफ लोअर अमाउंट विल बी टैक्सेबल फॉर 90 डेज। 90 दिन तक तो केवल जो दोनों मकानों में कम वैल्यू वाला है वो टैक्सेबल होगा। आफ्टर 90 डेज, 90 दिन के बाद, बोथ हाउसेज विल बी टैक्सेबल, दोनों ही मकान टैक्सेबल हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों मकान की फैसिलिटी ले रहा है। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 डेज़ का मतलब हो गया 3 महीने तक, यानी अगर ट्रांसफ़र होता है 3 महीने तक आपके पास दोनों मकान थे, कोई दिक्कत नहीं है, एक मकान टैक्सेबल होगा, वो भी कम वैल्यू वाला, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर 90 दिन हो गए, 3 महीने बीत गए, फिर भी आपने वो दूसरे वाला मकान नहीं खाली किया, आपके पास 2 मकान है, तो दोनों ही टैक्सेबल हो जाएंगे एज़ पर द रूल जो ऊपर हमने पढ़े थे। बस ये इतना ही था। फिफ्थ पॉइंट, हाउस एट रिमोट एरिया, अगर किसी व्यक्ति को दूर कहीं स्थानों पे मकान दिया जाता है, रिमोट एरिया जिसको हम बोलते हैं, उसकी ये डेफिनेशन यहाँ पे दी है। होल अमाउंट इज टैक्स फ्री, अगर रिमोट एरिया में आपको मकान रहने के लिए दिया जाता है तो वो टैक्स फ्री होगा। और रिमोट एरिया होता कौन सा है, पॉपुलेशन लेस देन 20,000, जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से कम है, और बियॉन्ड 40 किलोमीटर
टू विलेज एज कॉल्ड रिमोट एरिया, यानी किसी गांव से वो 40 किलोमीटर दूर है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या माना जाएगा, रिमोट एरिया। तो आप ऐसा बहुत सिंपल समझ लें, ऐसे स्थान जहाँ पे कोई व्यक्ति रहता नहीं है या बहुत कम लोग रहते हैं, किसी व्यक्ति को वहाँ पे रखा है और उसको अगर मकान की सुविधा वहाँ पे दी है तो वो आपके टैक्स फ्री हो जाएगी। तो रिमोट एरिया जो है उसमें टैक्स फ्री होगा। उसके बाद में 5th पॉइंट जो है वो है आपके रेंट फ्री एकोमोडेशन फॉर जज एंड एकोमोडेशन एट अ माइनिंग साइट, प्रोजेक्ट साइट और श्योर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट टैक्स फ्री। यानी अगर किसी जज को मकान दिया है, एकोमोडेशन माइनिंग करने वाले लोगों को दिया है, किसी प्रोजेक्ट पे साइट पे दिया है, या कोई ऑयल निकालने वाली कंपनी अपने जहाँ पे लोकेट है। देखो इसको बहुत सिंपल समझ लें, होता क्या है कि कई बार ऐसे दूर दूर प्रोजेक्ट लगे होते हैं जहाँ पे आसपास तो कोई आबादी होती नहीं है। अब ऐसे स्थानों पे जो एम्प्लॉय होते हैं उनको आना जाना तो पॉसिबल नहीं, तो उनको वहीं पे रहने की सुविधा दी जाएगी। तो इस तरह की सुविधा जो है वो आपके टैक्स फ्री मानी जाएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो कोई फैसिलिटी नहीं हुई, वो तो मजबूरी है, उनको देना ही पड़ेगा, वरना एम्प्लॉय जाएगा कैसे। अगर 200 किलोमीटर कहीं दूर है किसी गांव में या किसी पहाड़ी पे माइनिंग का काम है, तो ऐसी स्थानों पे हर एक व्यक्ति आराम से आना जाना नहीं कर सकता, तो उनको रहने की फैसिलिटी वहीं पे देनी होगी। इस तरह की जो फैसिलिटी होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, टैक्स फ्री हो जाती हैं। जैसे माइनिंग साइट हो गया, प्रोजेक्ट आपका कोई बहुत दूर चल रहा है किसी स्थान पे, या कोई बहुत बड़े जंगल में बांध बनाने में, नदियों पे ऑयल निकालने के स्थान पे, तो वो सारे के सारे टैक्स फ्री होते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट थे 5th और 6th, ये टैक्स फ्री को बताता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये हमारा रूल आज कंप्लीट हुआ। अब इसी का ही मैं हिंदी में वापस एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो वो हिंदी वाला भी देख ले। आज हमने यही शुरू किया था, सभी कर्मचारियों के लिए करी होगी अनुलाभ, मुफ्त रहे मकान की सुविधा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, सरकारी कर्मचारी होने पर सरकारी नियम फॉलो होंगे, ये बात हमने सीखी। अन्य कर्मचारियों की स्थिति में पॉपुलेशन का बेस आएगा, यदि मकान मालिक स्वयं हो, नियोक्ता हो, नियोक्ता का खुद का मकान है, आबादी 10 लाख 7.5%, 10 लाख से 25 लाख 10%, 25 लाख से अधिक होने पर 15%। यदि मकान किराए का है यानी किराए पर लेकर दिया है तो किराए की राशि और 15% ऑफ सैलरी दोनों में से जो भी कम हो टैक्सेबल हो जाएगा। होटल की दशा में 24% लेना है और किराया दोनों में से जो भी कम हो वो लिया जाएगा। ये पॉइंट सारे ABC वापस रिवाइज हो गए सभी के लिए। और अब ये जो अन्य पॉइंट है वो भी देख लें आप। यदि मकान सुसज्जित है तब फर्नीचर की लागत का 10% जोड़ना है। सुसज्जित यानी फर्निश्ड हाउस होने पर 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट जोड़ा जाता है। वेतन में बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस, DA, सेवा शर्तों के अनुसार, सरेंडर लीव, मंथली पेंशन फ्रॉम फॉर्मर यानी पुराने नियोक्ता की भी ली जाती है। ट्रांसफ़र होने पर 15 दिन होटल का जो निवास है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ट्रांसफ़र होने पर 2 मकान, मैंने आपको अभी समझाया था, 2 मकान 90 दिन के लिए टैक्स फ्री रहेंगे। और दोनों मकानों में एक मकान जो है जो कम वैल्यू वाला है वो तो टैक्स फ्री हो जाएगा और 90 दिन के पश्चात दोनों मकान टैक्सेबल हो जाएंगे। दूरस्थ रिमोट एरिया जो है वहाँ पे आपके मकान कर मुक्त होता है, ये भी हमने बात कर ली। और न्यायाधीश को आवास देना, खनन, माइनिंग साइट, प्रोजेक्ट और आपके जो ऑयल एक्सप्लोरेशन जहाँ पे करते हैं वहाँ पे भी कर मुक्त होती है। प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट रूल था हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया ताकि सभी इससे समझ सके। आज हमने परक्विजिट्स क्या होता है ये समझा, परक्विजिट्स सेक्शन 17(2) क्या है, उसके अनुसार उसकी डेफिनेशन क्या है वो हमने समझी। परक्विजिट्स को 3 भागों में बांटा जाता है वो हमने देखा। और उसके बाद में हमने नंबर 1 जो आपके लिए वैल्यू ऑफ हाउस फैसिलिटी, या जिसको हम बोलते हैं हाउस एकोमोडेशन, फ्री एकोमोडेशन, तो ये रूल आज हमने देखा। आने वाले वीडियो में मैं आपके और फैसिलिटीज़ लेके आऊँगा। तो लगभग 3-4 वीडियो ऐसे बनेंगे जिनमें अब हम केवल फैसिलिटीज़ के बारे में देखते हुए चलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में कुछ लिख दें तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कुछ ना कुछ समझा है, कुछ अच्छा मैं आप लोगों के लिए कर पाया हूँ। आप जब कमेंट करते हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं, आप अपनी बात रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, लगता है और मेहनत की जाए आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं कोई कमी भी हो सकती है, ऐसा परफेक्ट दुनिया में कोई होता नहीं है। तो अगर कुछ अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। बाय।